सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुईसुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास खबर लेकर आए हैं जिसकी पहले भी हम कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। कनाडा में भी ये इशू फैला और अब तो अमेरिका से इंडिया से निकल कर काफ़ी ज़्यादा ममालिक में ये इशू फैल चुका है। ये है खालिस्तान का वाक़या और अब यहाँ कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो आइए देखते हैं वो क्या हैं। बिल्कुल नाज़रीन, तो आपको ये खालिस्तान तहरीक के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई उनके हवाले से हम आपको आगाह करें कि नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा है कि पीलीभीत ज़िले में 3 सिख मिलिटेंट्स फायरिंग के तबादले के दौरान मारे गए। पीलीभीत के पुलिस सुपरिटेंडेंट ओनाश पांडे का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन किया और 3 खालिस्तान रिबेल्स को घेर लिया। ये ऑपरेशन एक मुखबरी की बुनियाद पर किया गया और पुलिस का दावा है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मिलिटेंट्स ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में तीनों शदीद ज़ख्मी हो गए और बाद में अस्पताल में जाके दम तोड़ गए। ये एक आज़ाद सिख वतन के लिए चलाई जाने वाली तहरीक है जिसकी वजह से 1980 और 1990 की दिहाई में हज़ारों अफराद हलाक भी हुए थे। ये मुहिम 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शुरू हुई और इस पर एक वज़ीर आज़म के कत्ल और एक मुसाफिर जहाज़ को तबाह करने का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। अब यह मामला भारत और मगरबी ममालिक के दरमियान एक बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक मसला बन चुका है जहाँ बड़ी तादाद में सिख आबाद भी हैं। कुछ ममालिक ने भारत पर नुमाया अलहदगी पसंदों के कत्ल की साजिशें करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। नाज़रीन, भारत की बात की जाए तो उसने खालिस्तान तहरीक के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है और उस पर भारत में पाबंदी भी है और भारत जो है इस तहरीक के अहम रहनुमाओं पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात भी आयद करता है। गुज़िश्ता साल अगर कनाडा में जो वाक़या हुआ हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का, तो उस पर कनाडा ने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक अलहदगी पसंद रहनुमा और कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारतीय रियासत के मुमकिन ताल्लुक़ के हवाले से काबिल एतमाद इल्ज़ामात की छानबीन कर रहा है। चंद माह बाद अमेरिका ने इंकशाफ किया कि उसने न्यूयॉर्क में मुक़ीम एक अमरीकी शहरी और सिख अलहदगी पसंद के कत्ल की एक इसी तरह की मुबैना साजिश को नाकाम भी बनाया है जिसका हुक्म एक भारतीय हुकूमती एहलकार की तरफ से आया था। भारत ने कनाडा के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन अमरीकी इल्ज़ामात सामने आने के बाद भारत ने कहा है कि उसने इन इल्ज़ामात के हल के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। नाज़रीन, अगर हम बात करें सिख मत मज़हब की तो ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है जो 16वीं सदी में पंजाब के इलाके में कायम हुआ, जो अब भारत और पाकिस्तान में तकसीम है। दुनिया भर में तकरीबन 25 मिलियन सिख आबाद हैं जो उसे 5वां सबसे बड़ा मजहबी ग्रोह बनाता है। अक्सरियत भारत में रहती है जहां वो मुल्क की 1.4 अरब की आबादी का तकरीबन 2% बनता है। और इस बात की सिग्निफिकेंस इससे भी जाहिर होती है कि इवन दो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कुछ कई दिहाइयों से अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी करतारपुर कॉरिडोर पर काम किया गया, उसको ओपन किया गया और सिख लोगों की आमद और रफ्त के लिए है वो एक्सेसिबिलिटी क्रिएट की गई। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने तो रूट इवन हर साल जो है गुरुद्वारा पंजा साहब के लिए पाकिस्तान सिख यात्रियों को वीज़ाज इशू करता है जो कि ननकाना साहब में वाक़ है। एग्जैक्टली तो मतलब हमारे मुल्क में भी उनके लिए ज़्यादा अकोमोडेशन है कंपेयर टू इंडिया। और भारत से बाहर सबसे बड़ी सिख आबादी कनाडा में है जहाँ तकरीबन 7,80,000 सिख रहते हैं जो इस मुल्क की आबादी का एटलीस्ट 2% से ज़्यादा जो है वो बनाते हैं। अमेरिका और बरतानिया में भी तकरीबन 5 लाख सिख आबाद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 2 लाख सिख रहते हैं। खालिस्तान तहरीक भारत में सिखों के लिए एक आज़ाद वतन का मुतालबा करती है। ये तहरीक 1980 की दिहाई में पंजाब में अपने उरूज पर थी जब इलाके ने पुरतशद्दुद हमलों का सामना भी किया। नाज़रीन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर श्रुति कपेला के मुताबिक मौजूदा पंजाब की सियासत उस तहरीक से दूर हो चुकी है और आज़ादी का मुतालबा अक्सरियती पोजीशन नहीं है। ताहम गैर मुल्की सिख बरादरी आज़ाद रियासत की वकालत करते रहे हैं और हाल ही के बरसों में आज़ादी की आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई है। भारत ने खालिस्तान तहरीक की सख्त मुखालफत की है और पंजाब की तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातों ने तशद्दुद और अलहदगी पसंदी की मजम्मत की है।
तवील अरसे से जारी कशीदगी जदीद भारतीय तारीख के दो इंतहाई मुतनाज़ वाक़यात का सबब भी बनी। सोरन मंदिर पर हमला और इंदिरा गांधी का कत्ल। जून 1984 में भारतीय फ़ौज ने सिखों की सबसे मुक़द्दस जगह पर हमला किया और अमृतसर शहर में मंदिर कॉम्प्लेक्स में पनाह लेने वाले मिलिटेंट्स अलहदगी पसंद लोगों को भी निकाल दिया। इस हमले के नतीजे में मुतअद्दिद अमवात हुई और सोरन मंदिर को नुकसान भी पहुँचा। ये हमला इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हुक्म पर किया गया था। नाज़रीन, इस ऑपरेशन जिसको गोल्डन टेम्पल मैसेकर के तौर पे भी जाना जाता है, उसके चंद माह के बाद इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में 4 दिन तक फ़िरका वाराना तशद्दुद जारी रहा। खालिस्तान भारत के लिए एक रेड लाइन है क्योंकि 1980 की दहाई में होने वाले तशद्दुद के ज़ख़म अभी भी ताज़े हैं। भारत में तमाम सियासी जमातें सिखों की आज़ादी की मुखालफत में मुत्तहिद हैं। नाज़रीन, कनाडा को भारत की तरफ से सबसे खुली तनकीद का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो वहाँ पर प्रो खालिस्तान तहरीक की मुखालफत में नाकाम रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो जारी तशद्दुद को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। बरतानिया में मार्च में लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज के बाद तनाज़ा खड़ा हुआ, जहाँ हजूम ने खालिस्तान बैनर्स लहराए और एक शख्स ने इमारत की पहली मंजिल की बालकनी से भारतीय परचम उतार दिया और खालिस्तान का परचम लगा दिया था। अगर जो है हरदीप सिंह नजर के कत्ल की बात होती है तो उसको भारत ने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया अगर आप उसके इवेंट्स को देखते हैं। जो आई थिंक यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हर मुल्क में होती हैं क्योंकि मुल्क जिस तरह बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान, जिसमें रैडक्लिफ साहब को बुलाया गया, एक दिन में उन्होंने बस मैप पे इस तरह एक लाइन बना दी और अब अगले दिन 2 कंट्रीज़ वो बन गई और उनको तश्कील दे दिया गया। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, कई कौमों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फैमिलीज़ में दरार पड़ जाती है। ऐसे एरिया जहाँ हिस्टोरिकली हिंदू मुस्लिम सिख साथ मिलकर रहते थे उनमें तनाज़ात क़ायम हो जाते हैं। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को एक ख़ास किस्म की डिप्लोमेटिक इंटेग्रिटी और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डील करना चाहिए, ना कि आप उस पर इतना ज़्यादा क्रैकडाउन करें कि वो मूवमेंट फैल के पूरी दुनिया में फैल जाए और एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन जाए। आई थिंक ऐसा सबक है जो हम दोनों ही शायद। बिल्कुल, अगर आपको याद हो जो पंजाब में इंडियन पंजाब का जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था जो दिल्ली तक आया, उसमें भी फिर जो पंजाब के जो किसान हैं इंडियन पंजाब के, जो उनके साथ जुल्म और बर्बरियत की गई, जो फार्मर्स बिल ला के, उसमें भी फिर खालिस्तान तहरीक ने विद इन इंडिया बड़ा जोर पकड़ा था उस दौर में जो है। एग्जैक्टली। और पता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का मुतालबा यही होता है ना कि देखो, वी आर कंस्ट्रक्टेड इन अ नेशन दैट वी आर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ। तो अगर आप उन पे मज़ीद क्रैकडाउन करेंगे और मज़ीद उनके हुकूक का इस्तेसाल करेंगे तो आप काइंड ऑफ उस नैरेटिव को वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ यार आप सही कह रहे हैं, शायद ये मुल्क आपके लिए बनाया ही नहीं गया था। क्योंकि नाज़रीन, जो नज़रियात होते हैं, नज़रियात के इख्तलाफ को ताकत से नहीं ख़त्म किया जा सकता, उसको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो वो बातचीत के ज़रिए या उनके दुरुस्त जो मुतालबात हैं उनको मान के ही हो सकता है। तो नाज़रीन, ये जो खालिस्तान तहरीक वाला मामला है ये इंतहाई संगीन मामला है और इस पर भारत ने जो है पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की हैं और इस पर हम आगे भी नज़र डालते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक वक्फे के बाद आके मज़ीद टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए, बोल रहे हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से इंडिया में क्या अपडेट्स हैं। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने अभी पिछले ही दिनों एक 12 दिन की एक ऐसी कैंपेन को इख्तिताम करते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। वो कहते हैं कि O3 जो है एक नया रीजनिंग मॉडल है जो वो लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी तक चैट जीपीटी, ये ओपन एआई वही कंपनी है जो चैट जीपीटी जो आप सब यूज़ करते आ रहे हैं, ये उस कंपनी की बदौलत हुआ है। सैम ऑल्टमैन जो है वही ही इज़ द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड दिस। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अब ये 12 दिन का जो इवेंट इन्होंने लॉन्च किया है 12 डेज़ ऑफ ओपन एआई के नाम से, इसके एंड में इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि O3 रीजनिंग मॉडल है जो इस वक्त मार्केट में आने वाला है। ये अभी आया नहीं है लेकिन ऑलरेडी इसके बारे में कई ज़्यादा क़यास आराइयाँ शुरू हो गई है कि शायद हम AGI रीच कर गए हैं। पहले बात करते हैं AGI क्या है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो माइलस्टोन है जो इस वक्त AI की तमाम इंडस्ट्री के तमाम प्लेयर्स इसकी तरफ जाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट गोल है इस वक्त ब्रेक थ्रू का AI एडवांसमेंट में वो है ये
AGI। और AGI का मतलब है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल ना हो, या जो सिर्फ एनिमेशन पर काम ना करे, या जो सिर्फ तस्वीरें ना बनाए, बल्कि वो एक इंसान की बनिस्बत हर चीज़ उस इंसान से बेहतर कर सके। और ये चीज़ बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है, स्पेशली सिंस द लॉन्च ऑफ O3। तो बात करते हैं O3 के अंदर ऐसी क्या ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि शायद AGI अचीव हो चुका है। O3 में सबसे पहले बताएं आपको एक बहुत ही इम्प्रेसिव लीप इन परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कंपेयर टू ओवरऑल AI के अंदर जो डेवलपमेंट्स है। 2023 के बाद कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि 2024 में ये AI की डेवलपमेंट्स काफ़ी टेपर ऑफ कर गई है, उस तरह से एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो रही जैसे 2024 में हर कुछ हफ्तों में एक नई अपडेट आती थी। 2024 में ये एक वाहिद सबसे बड़ी अपडेट आई है कि O3 अब लॉन्च हो चुका है। और O3 में सबसे बड़ी बात है कि ARC एक चैलेंज है ख़ास तौर पे जिसके थ्रू एक किसी भी AI मॉडल की जिसको कहते हैं डेवलपमेंट के लेवल को उसका तयन किया जा सकता है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड रीजनिंग कॉर्पस। ये ARC चैलेंज 2019 में बनाया गया था। फ्रांसवा शोले जो उसके इंजीनियर हैं, जो अभी तक जो है गूगल के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड भी थे, अब वो वहाँ से जा चुके हैं, ये उन्होंने तश्कील दिया था। और ये बेसिकली इस तरह के मॉडल पे काम करता है कि जो अब आप कभी कभी आर यू ह्यूमन वाला टेस्ट आप देखते हैं जब आप किसी नई वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, आर यू ह्यूमन का एक टेस्ट होता है जो आपको करना होता है, जिसमें आप विजिबल पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं कि वैसे तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वो कहते हैं अच्छा ट्रैफिक लाइट्स कितनी तस्वीरों में है, आप 3-4 तस्वीरों उसमें से क्लिक कर देते हैं। लेकिन व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज़ कि ये इंसान कर सकता है, AI नहीं कर सकता अभी तक। और इसी तरह के सिमिलर एक उन्होंने टेस्ट किया है जिसमें करेक्ट पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं AI मॉडल को बाय लिंकिंग पेयर्स ऑफ कलर्ड ग्रिड्स। और इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, क्या तो ये ब्रूट फोर्स कंप्यूटेशनल पावर यूज़ कर रहा है या सच में किसी लेवल की रीजनिंग को इस्तेमाल कर रहा है। और इस ख़ास चैलेंज में इस O3 मॉडल ने बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो परफॉर्म किया कंपेयर टू ऑल अदर AI मॉडल्स। इनफैक्ट फ्रांसवा शोले का कहना था कि दिस इज़ अ सरप्राइजिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप फंक्शन इंक्रीज इन AI कैपेबिलिटीज़ शोइंग नॉवल टास्क अडेप्टेशन एबिलिटी नेवर सीन बिफोर इन द GPT फैमिली मॉडल्स। आज तक ChatGPT के जो भी एडवांसमेंट्स हुए हैं उसमें इतने लेवल की एडवांसमेंट नहीं देखी गई। यहाँ आपको ये भी बताएं कि जब O3 मॉडल का अनऑफिशियल स्कोर निकाला गया चैलेंज के तहत, तो वो 87.5% का स्कोर था, विच इज़ अ लॉट मोर दैन द हाईएस्ट ह्यूमन स्कोर विच इज़ 84%। तो ये एक बहुत ही जो है वो हैरान कुन बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम AGI अचीव कर चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये लेकिन ज़रूर है कि हम AGI के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि इस मॉडल को कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। और शोले ने कहा है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ डेफिनेटली एक न्यू टेरिटरी को ओपन करती हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साइंटिफिक अटेंशन भी डिमांड करती हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो इतने हमारे पिछले 2-3 सालों में जो भी AI में एडवांसमेंट हुई है उसमें दुनिया भर के इस वक्त पैसा और हिकमत अमली और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी everything is right now geared towards the next big step in AI. But what is the biggest hurdle in AI? The biggest hurdle these days is the fact कि computational power जब बढ़ती जाती है तो energy की requirement भी बढ़ती जाती है। और energy की requirement एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त तमाम तबाही या जो भी climate change, global warming इस वक्त हो रही है वो energy requirement की basis पर ही हो रही है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा electricity भी required है, हमें बहुत ज़्यादा fossil fuel भी required है। तो जब भी हमें power generation की बात आती है, we need to look at other alternative resources. So Sam Altman is also doing that apparently. उनका एक नया स्टार्टअप है जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, इसका नाम है Oklo, और उन्होंने अब बहुत बड़ी एक कॉर्पोरेट सेक्टर की मेजर कर ली है। So far this deal is non-binding, but it is a 20-year-old agreement, और अगर ये साइन हो गई और अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच गई तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट के लिए। ये डील स्विच इंक कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी के साथ साइन की जा रही है जो एक बहुत बड़ा प्राइवेटली हेल्ड डेटा सेंटर ऑपरेटर है। जो ये डेटा सेंटर्स होते हैं बेसिकली इन्हीं की बदौलत जो भी आपके AI की सर्चेस हैं, जो भी आप काम करवाते हैं ChatGPT से या क्लॉड से, ये सब इसी की वजह से पॉसिबल होते हैं, क्योंकि
एक बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं इस कंप्यूटेशनल पावर को जनरेट करने के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट हो रही होती है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा होता है एनवायरनमेंट को। तो इस सब को किस तरह बैलेंस किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को कंसिडर किया जाता है कि वो ज़्यादातर एक क्लीन एनर्जी के ज़ुमरे में आती है, रिन्यूएबल एनर्जी के ज़ुमरे में आती है। तो ये बना रहे हैं इस वक्त एक 12 गीगावाट्स की इसकी कैपेसिटी होगी कम अज़ कम, और ये तकरीबन आप समझ लें कि 76 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं वो जितनी पावर इस्तेमाल करते हैं उतनी पावर की एक डेटा सेंटर इस्तेमाल करेगा। तो इससे जितना ज़्यादा लेवल की कंप्यूटेशनल पावर जनरेट हो सकती है, दिस इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट क्लीन पावर डील इन हिस्ट्री। तो अगर ये गो थ्रू करती है तो ये AI के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और इसका ये जो रिएक्टर होगा जो ओक्लो बनाना जा रहा है, ये आइडाहो नेशनल लेबॉर्ट्री में 2027 में जो है वो कायम किया जाएगा। तो डेवलपमेंट्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन अब देखना ये है डेवलपमेंट्स को अपने फाइनल मराहिल में लेकर जाया जाएगा या नहीं, और ये तो हमें आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन साल के ख़त्म होने से पहले हमें ये समझ आ गया है कि O3 हैज़ बीन लॉन्च्ड and we are about to head towards AGI. Very interesting. I think that was a very interesting topic. अब हम बात करते हैं कि जो मगरबी दुनिया है वो पॉलिटिकली करेक्ट अपने आप को सबने चक्कर में, और जो उनकी पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी है, और जो अपने आप को वो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी फ्लैग बेरर समझती है, और वो समझती है कि उनको सब पता है और जो कि दहशतगर्दी क्यों होती है और कहाँ से पनपती है, वो अपनी ही पॉलिसीज़ की वजह से नाज़रीन दहशतगर्दी का शिकार हो रही है, और एक्सट्रीमिज़म और जो एक वहाँ पे राइट विंग एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलिज़म का शिकार अब मगरबी दुनिया ही हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जर्मनी में एक वाक़या हुआ कि एक 50 साला डॉक्टर जो सऊदी अरब उसको जो है माजी करीब में तीन दफ़ा जर्मनी से दरख्वास्त कर चुका था कि ये सऊदी अरब के कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी के लिए वांटेड है, इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। वो नाज़रीन दहशतगर्दी की कार्रवाई मुलविस था, जहाँ उसने तेज़ रफ्तार गाड़ी क्रिसमस मार्केट में जो है चढ़ाई कर दी, और उस अटैक के फ़ौरन बाद एक ट्वीट आता है किसकी तरफ से, इलॉन मस्क की तरफ से, और वो वहाँ पे कहते हैं AFD इज़ द सोल्यूशन। फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया से भरपूर ट्वीट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, इसकी बुनियादी वजह इस्लाम और रेडिकल इस्लामाइजेशन इसका राइज़ है। लेकिन फिर नाज़रीन जो तालिब अब्दुल मोहसिन नाम का जो 50 साला जो है वो तालिब अब्दुल मोहसिन नामी शहरी है, जब उसकी ट्वीट सामने आई जो कि इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रही है, तो नाज़रीन वो क्या कहता है, वो कहता है कि जर्मनी वांट्स टू इस्लामाइज यूरोप। फिर उसकी एक और ट्वीट आती है कि सीरिया के वो हिस्से जहाँ पे इज़राइल इस वक्त काबिज़ है वो बहुत खुशकिस्मत हैं। फिर एक और ट्वीट में वो लिखता है कि जो है कि वो पूरे अरब पे कॉल ऑन करता है, पूरे अरब के शहरियों पे, कि वो इज़राइल से मुतालबा करें कि वो इज़राइल जो है पूरे वेस्ट बैंक, यानी जो वेस्ट बैंक की पट्टी जो कि UN के मुताबिक इस वक्त जो है वो फ़लस्तीन का गज़ा का हिस्सा है, उस पर भी कब्ज़ा करें और लबनान भी। तो नाज़रीन वो एक एथियस्ट जो कि अपने आप को जो है कहता है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, वो AFD का सपोर्टर निकलता है, जर्मन राइट विंग एंटी इस्लामिक पार्टीज़ का जो है वो सपोर्टर निकलता है, और वही दहशतगर्दी का जो है वो बेसिकली मुलविस पाता है। वेस्ट अपने आप को समझता है कि वो तमाम मामलात को वो जानता है और उसका हल भी वो जानता है, लेकिन जिन चीज़ों को उसका हल कहता है कि अगर वो इस तालिब अब्दुल मोहसिन नामी शहरी को 2006 में असाइलम जर्मनी ने दिया और उसको अपनी फिर बाद में शहरियत दे दी, और उसके एक्शंस पे चेक नहीं रखा, इवन दो वो जो है सख्त तरीन जो है नज़रियात का मालिक था, वो इंतहाई इस्लामोफोब आदमी था, अगर जर्मनी उसके एक्शंस पे चेक रखता, जब सऊदी अरेबिया बार बार उनको कह चुका था कि ये हमें मतलूब है, ये हमें आप दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया कि आप इसके ख़िलाफ़ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर देंगे, फिर क्या नतीजा हुआ? जर्मनी के निहत्ते शहरी जो कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के लिए निकले थे, उसने उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की। तो नाज़रीन इससे हमें यही पता चलता है कि जो कि मुसलमान दुनिया कई अरसे से जो है बेसिकली दुनिया को समझाने की कोशिश करी, और यहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ 29 सितंबर 2019 को भी, जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई को बेसिकली एक वो बना के आप इस्लामोफोबिया को नहीं तूल दे सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मगरबी दुनिया ने ये कहा, और मैं एक और इनफैक्ट मैं स्टोरी जो है
बेसिकली मैं एक स्पीच सुना था आदिल अल जुबैर साहब की, जो उस वक्त सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, उनको बड़ा डायनामिक डिप्लोमेट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है इस्लाम को दहशत गर्दी का ज़िम्मेदार समझते हैं, तो जो अफ्रीका में के नामी तंजीम ने जो किया, क्या इसका ये मतलब, वो तो एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो क्या हम उसको ये कह उसको बेसिस बना के पूरी मसीही जो है बरादरी को हम जो है दहशत गर्दी का ज़िम्मेदार करार दे दें? और ये जो तालिब अल अब्दुल मोहसिन नामी शहरी, ये तो उस राइट विंग पॉलिटिक्स का अगर आप उसको फेस करें तो गलत होगा, क्योंकि वो AFD का बहुत हार्ड कोर सपोर्टर था। तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इजराइल का मुल्क है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। IDF ने जिस तरह की दहशतगर्द हरकतें की हैं मुसलमानों के खिलाफ, मासूम बच्चों के खिलाफ, तो उसका तो आई थिंक कोई किसी किस्म का अनफॉर्चुनेट ये बात ये देखें कि बजाय कि इस पे एजुकेट किया जाता है, इलॉन मस्क के ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म ने पहले वो प्रोफाइल सस्पेंड की तालिब अल अब्दुल मोहसिन की, जब दोबारा रिस्टोर हुई तो उसकी सारी इस्लामोफोबिक जो ट्वीट्स थी या सारी AFD के हक में ट्वीट्स थी वो वहाँ से गायब हो गई। तो नाज़रीन, आज के शो में हमने आपको ये भी बताया कि खालिस्तान में के मूवमेंट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और उसके साथ साथ ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या हो रहा है। और इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया कि जर्मनी में जो रीसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है वो किस तरह हुआ और उसके ऊपर क्या नैरेटिव्स पेश किए गए मगरबी दुनिया की तरफ से। लेकिन ये तमाम डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं और आगे आने वाले दिनों में हम ज़रूर इसके बारे में आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।